कोरोना वायरस ने लोगों के हुलिये तब्दील कर दिए हैं। वबा के दौरान मास्क ज़रूरी करार दिए गए तो रंगारंग फेस मास्क मार्केट में आ गए। रमज़ान आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और ईद में अभी चंद दिन बाकी है। अब इस ईद पर लोगों के कपड़ों में क्या तब्दीली आएगी? क्या लोग नए कपड़े बना रहे हैं, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और या बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल। और अगर बनाने का इरादा है तो जरा अपने आप से पूछ लेंगे क्या बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। और फिर ये जो मार्केटों में जो रश का मामला चल रहा है कि लोग कपड़े और जूते खरीदने के लिए इस कदर जौक दर जौक मार्केटों में निकले हुए हैं, जब में गफीर जल से लगे हुए थे, ऐसा यही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इस हवाले से कोरोना वायरस जाहिर है वो बढ़ जाएगा अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे। तो अब ईद का सीजन कितना मुतासिर होगा लोगों के लिए भी, ड्रेस डिजाइनर्स के लिए भी। अब इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर फैशन डिजाइनर मुनीब नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। अस्सलाम वालेकुम अवैस, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। आपका ये कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है और जो जाहिर है डिजाइनर्स एटीट्यूड, डिजाइनर स्टाइल तो नजर आ ही जाता है, फौरन नजर आ जाता है। ये आपकी वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आपके बड़कपन है। कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं या आपको बतौर डिजाइनर किसी और के अपने लिए कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं? अगर मैं अपने काम में बिलीफ नहीं रखूंगा तो कोई और नहीं रखेगा उसे। मेरा एक्चुअली मैं अपने कपड़े बड़े पसंद है। एक्चुअली मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूँ तो मैं बड़े शौक से पहनता हूँ। सही, चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब जो ये जो सीज़न है ईद का या रमज़ान का, जो आखिरी जो अशरा होता है वो एक तरह तो इबादत का अशरा भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे लोग शॉपिंग का भी अशरा बना लेते हैं इसको। ईद की तैयारियां चल रही होती हैं। अब हमने ये देखा कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होने की तरफ ज़रा नरम हुआ तो लोग इस कदर ज़्यादा मार्केटों में आ गए और ऐसा लगा कि उन्होंने बिल्कुल भुला दिया है कि कोरोना भी कोई चीज़ थी। इस हवाले से क्या कहेंगे? यार देखें, ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, इसको स्मार्ट लॉकडाउन का लफ्ज कहा गया है। और वो स्मार्ट जो है वो बेसिकली जिसको समझ आई उसको समझ आ गई, जिसको नहीं समझ आई उसने कहा ये स्मार्ट तो फोन होते हैं, मेरे साथ जहां जहां फोन है मैं स्मार्ट हूँ। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी आया होगा ये स्मार्ट। हाँ, वही बात है ना कि वो लोगों को समझ नहीं आया। बट आई थिंक उसके अंदर दो तीन इसके पहलू हैं जो कि बड़े इंटरमिंगल्ड हैं। और ये ऐसी सिचुएशन है कि इसके अंदर कोई राइट वे नहीं हो सकता। हर किसी ने अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी किसी को कोई चीज नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग ना इस वबा से उस तरीके से डर नहीं सके जिस तरीके से उनको डरना चाहिए था। जिस तरीके से इस वबा से डरने का हक है, हम इस वबा का एक वो है, आई थिंक वो है, एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इससे डरें। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारी अवाम दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी कि जी मैं डिप्रेस हूं इसकी वजह से तो मुझे शॉपिंग पे निकलना है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। और दूसरी थी वो डिप्रेस इसलिए क्योंकि उस बेचारे के पास अब नौकरी नहीं रही। नौकरी क्यों नहीं रही? क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो घर से निकल नहीं रहा। सो ये इकोनॉमी को चलाना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू हो चुका हुआ था गवर्नमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो उसके लिए जो लोग निकले हैं, सबसे पहले तमाम बिजनेसमैन उनके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ये की जाती है कि यार जब आपसे कोई एक रिक्वेस्ट करे एक एम्प्लॉय के सर थोड़ा सा पीछे हो जाए तो उसको ये ना बोले ओए मैं तेरी दुकान पे कपड़े लेने आया हूँ या आई हूँ, इस तरह ना बोले उनसे। बिकॉज वो बेचारे आपकी भलाई ही चाहते हैं। वो मैंने ये खुद नोटिस किया है कि अगर किसी से रिक्वेस्ट की जाती है ना कि सर ये 2 फुट जरा फासला बढ़ा लें, तो अगर कोई बंदा जगह दे देता है उसकी जगह पे कोई और आके खड़ा हो जाता है। यार ये लाइन बनाने वाला तो वैसे ही निजाम नहीं है ना हमारे यहाँ। वो भी तो एक अलग मुसीबत है कि हमें लाइन बनानी आती नहीं है। हम सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पे लाइन बनाते हैं और ऐसी बनाते हैं कि फिर वो तोड़ नहीं सकते। हम ऐसी सीधी लाइन बनाते हैं, जहाँ डंडा होता है वहां लाइन बन जाती है। बहुत सैड बात है हमारे लिए। और मेरे ख्याल से हमारी मेरा लाइट चली गई, सॉरी, बेहतरीन ये भी होना था, वो जनरेटर हो गया। बट चक्कर ये है कि ये वाली चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो तालीम के साथ साथ तरबियत, नज़्म ज़ब्त, यूनिटी, फेथ के बाद डिसिप्लिन की बात जब कायदे आज़म ने की थी ना, तो वो यही बात थी कि अगर हम लोग डिसिप्लिन में नहीं आएंगे ना तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया को दिखा दें कि यार हमारे अंदर ये पहलू डिसिप्लिन का है। हम लोग अकल से
आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन होगा तो इंसान कहलाएंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर तो जानवर होंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप मुनीब ये बताएं कि अब जो स्मार्ट लोग हैं, जो वाकई जिन्होंने स्मार्टनेस का मुजाहिरा किया है, वो बाहर भी नहीं निकले, दुकानों पे भी नहीं जा रहे, वो क्या कर रहे हैं? उनकी स्मार्टनेस ये है कि वो ऑनलाइन चीजें होने का फायदा उठा रहे हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा कपड़े खरीदने हैं या कोई बहुत जरूरत है तो वो ऑनलाइन मंगा रहा है। अब ऑनलाइन में भी जाहिर है फैशन तो वेरी करता है और मुख्तलिफ ईदों के, मुख्तलिफ सीजन्स के मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं। इस दफा आपकी लाइन कौन सी है जो कि लोग देखेंगे ऑनलाइन? हम लोगों ने एक ना मुझे ना इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बड़ा ह्यूमन पहलू मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा चल रहा था रादर देन बीइंग अ बिजनेसमैन। तो मैंने अभी ही इनफैक्ट आप लोगों से पहले मेरे एक मीटिंग ही चल रही थी एक फाउंडेशन के साथ, जिसके साथ हम ऐसी डील बना रहे हैं कि हमारे हर कुर्ते की सेल के साथ एक जो है मील टू एन अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली जाएगा हर कुर्ते की सेल के साथ। फिर हम लोग एक और बेंच बना रहे हैं कि अगर आप लोगों की परचेज लेट्स अज्यूम 10,000 या 15,000 से ज्यादा होगी तो हर परचेज ऑफ ओवर 15,000 के साथ एक बैग ऑफ राशन will be given to an underprivileged family through one of these foundations as well। तो मैं इस वक्त ना थोड़ा सा उस एंगल से, उस पहलू से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खाली पैसे मैंने अपने स्मार्ट लोगों को कैप्चर करना है ताकि अंडर प्रिविलेज लोगों तक ये इमदाद पहुंच सके। बिल्कुल, आई थिंक बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए अंडर प्रिविलेज जो है ना वो बाय चॉइस नहीं रहता कोई भी अंडर प्रिविलेज। बिल्कुल, उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, उनको हम मोबिलाइज करेंगे। हमारे मुल्क में बहुत सारी अंडर प्रिविलेज से ज्यादा अंडर अपॉर्चुनिटी वाले लोग भी हैं जिनको हमने मोबिलाइज कर ही नहीं सके, उनको मोटिवेट कर ही नहीं सके कि यार अगर तुम बेहतर करोगे ना अपनी जिंदगी के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है। सो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम उनको एजुकेट भी करें कि यार ये काम करने से कोई बुराई नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाता है, तो इट हैज टू बी वो सिचुएशन ऐसी हमने क्रिएट करनी है जहां पे लोगों को मोबिलाइजेशन से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो एम्पावर्ड भी फील करें। बिल्कुल सही है, वही बात है ना कि हमने उन्हें मछली पकड़ना सिखा देना है बजाय इसके कि हम उन्हें मछली दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। सही। अच्छा, ये बताइए कि वो जो आपने डॉक्टर्स के लिए कपड़े और जो गाउन्स बनाना शुरू किए थे वो सिलसिला कहाँ तक पहुंचा और उसमें फिर क्या आपने कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो गई? यार वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो एक पर्सनल, वो छोटी सी एक चीज थी जो मैंने उसके ना, मैं नंबर्स वाला आदमी इतना नहीं हूँ ना, मैं फाइनेंस अच्छी करता हूँ ना मैं अकाउंटिंग अच्छी करता हूँ, मैं बस दिल वाला थोड़ा सा टाइम काम, हाँ मतलब इन द सेंस कि मैंने जितने कर सका था मैंने कर दिए थे। जिस चीज का फोन आता गया कि जी मुझे ये पहुंचा दें तो मेरे पास जो पड़े होते थे, वरना अगर मेरे पास डायरेक्टली नहीं भी होते थे तो मैं एक और दोस्त जो बना रहा था मैंने उनके साथ उनको कनेक्ट करवा दिया। मेरी टारगेट इन 50 दिनों में ये रही थी कि मैं किसी को ना करूं, जिस तरीके से भी छोटा मोटा हम हेल्प कर सकें। अभी भी मैं अपनी टीम के साथ भी बैठा हुआ ये कह रहा था कि यार बड़ा जरूरी मेरे लिए पहली चीज ये है कि मैं बेसिक लेवल पे एटलीस्ट अपनी पूरी टीम को सस्टेन कर सकूं फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मे बी इट मे नीड सम कटबैक्स, बट ये कि उसके अंदर नंबर्स पे आना कि यार उसको हमने 200 दिए थे या उसको हमने 2,000 दिए थे या उसको हमने 50,000 दिए थे, वो that's not the kind of person I am, that's not the kind of person I would want anybody to be। but मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा जो ये numbers भी के साथ बता रहे हैं, I think that's great। the point is as long as people are motivated to do something good, सब करें। बिल्कुल, जितना कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से, अपनी आप एक किसी को, मेरा रोज का टारगेट ये होता है जब मैं अपने लाइव सेशंस भी कर रहा होता हूँ कि अगर कोई एक बंदा उसके बाद मुझे मैसेज करके बोल देना कि सर थैंक यू, यू हेल्प मी चेंज फॉर द बेटर, मेरी जिंदगी की जीत वहां पे हो जाती है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम भी इसीलिए आपसे बार बार जब हम पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि कितने फैमिलीज या कितनों को दिया, तो उसका भी मकसद यही होता है कि जो लोग देख रहे हैं वो मोटिवेट हो जाएं। हो सकता है उनके पास इस्तेसात और ज्यादा हो, वो ज्यादा कर सकें, तो फिर उनको भी जरा एक इनकरेजमेंट मिलती है कि भाई ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। अच्छा मुनीब, ये बताएं कि ये रमजान मुख्तलिफ तो है लेकिन मुश्किल भी है। जो लोग इस्तेताअत रखते हैं उनके लिए मुश्किल इस तरह से है कि वो देते हैं, फिर थोड़ा हाथ खींचते हैं, फिर वो आगे देते हैं, मतलब उनके लिए भी ये है कि वो भी कितना देंगे, एक उनका एस्पेक्ट है। फिर एक वो लोग हैं जो लेने वाले हैं, उनके लिए भी लेना भी बड़ी मुश्किल चीज है। आपको अगर कभी अब्बू से भी मांगनी पड़े पॉकेट मनी और वो भी कहे नहीं हर वक्त तुम मांगने आ जाते हो, तो वो भी एक दिल पर एक लग जाती है बात उनकी। तो कोई पराया शख्स आपको आकर दे रहा हो वो एक अलग एस्पेक्ट है। आप और ये रमजान इसलिए फिर बड़ा मुश्किल है सबके लिए, लेने वालों के लिए भी और देने वालों के लिए भी। आपने इस रमजान से कौन सा एक ऐसा मैसेज है जो शायद आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, वो क्या है?
आई थिंक अगर आप हिस्टोरिकली रमजान को देखें ना, रमजान बड़े सालों से हमारे लिए कुछ ना कुछ उसमें मुश्किलात आती हैं, और वो मुश्किलात होती ही आपकी फेथ को टेस्ट करने की और आपकी फेथ को स्ट्रेंथन करने के लिए आती हैं। बिकॉज बड़ा जरूरी होता है कि रमजान में जब आप भूखे पेट तो होते हो, बट उस वक्त अगर आपके अंदर एक चीज, जो मेरा पर्सनल मैसेज इस रमजान में रहा है, वो ये रहा है कि अगर आप काइंडनेस का लफ्ज ना भूलें ना, वो मैंने सीखा ये कि यार आपने देना तो बहुत बड़ी बात होती है, किसी की ये सोचें कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, कि किसी को कुछ मांगना पड़ जाए किसी से, वो किस भारी वजन को उठा के किसी के पास चलता है कि यार मुझे, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे मांगने आ गया हूं, ठीक है। उसके बदले में अगर आप उसके साथ और कुछ नहीं तो काइंडनेस जरूर रखें, उसको ये ना बोलें कि जा, उसको ये ना बोले, उसके साथ बस काइंडनेस का पहलू जो है ना वो रख लें कि यार अगर वो आपको दुआ दे रहा है अल्लाह सर तानू ए दवे तेनू ओ दवे, तो आप कहें अल्लाह आपको भी दे, बस। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कुछ दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, आप काइंडनेस का कोई खर्चा पानी नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई आपने कहीं से लेके नहीं देना, वो आपके दिल के अंदर एक छोटी सी चीज आ सकती है और आप कह दो यार तू ठीक है, या उसको मोटिवेट कर दो कि यार ये जो तू कर रहा है ना ये गलत है, मुझे पक्का यकीन है तू इससे बेहतर कर सकता है, या आप इससे बेहतर कर सकते हो। अगर आप उसको सिर्फ चाबी ही देनी है, और वो जो मोटिवेशन कभी कभी होती है ना, वो काइंडनेस एक गलत तरीके से भी मतलब जाती है कभी कभी, मतलब आपको समझाना पड़ता है कि यार ये जो तू मांग रहा है ना, इससे बेहतर है कि तू ये काम कर ले, आजा मेरे साथ, मैं तुझे काम पे लगवा देता हूँ, या काम कर। वो भी काइंडनेस ही होती है बोलने का, बट वो इंटेंशन के ऊपर होती है, और वो इंटेंशन ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, वो आपके अंदर से ही आनी है, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही कहा, वाकई बड़ी खूबसूरत बात की मुनीब साहब आपने, और इसी पर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और वाकई ऐसा ही है, अगर आप मोहब्बत भरी बात ही कर दें किसी से, अगर नहीं आप भी उसको दे इमदाद नहीं कर सकते, तो मोहब्बत भरी बात कर दें, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख लें, उसे प्यार से देख लें, समझा दें कि हाँ यार वाकई मुझे तुम्हारी मुश्किलात का अंदाजा है और अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। क्योंकि बहुत से मिडिल क्लास लोग हैं जो दे रहे हैं, बड़े अरसे से दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन को तो अब कितना अरसा हो गया, तो वो देते जा रहे हैं, और अब उनके भी हाथ जो हैं वो रुकते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमने जितना दिया है हम उतना ही दे सकते थे, हम हर एक की लिमिट तो होती है, लेकिन फिर वही बात है ना कि मुस्कुराहट की और अच्छी बात की कोई लिमिट नहीं होती।